हेलो नमस्कार, मैं नील चक्रवाल और आपके साथ फिजिक्स क्लासेस में कक्षा 12 के सिलेबस में डे 47 में हमारे पास राजस्थान बोर्ड का चैप्टर संख्या 5 विद्युत धारा दूसरी क्लास है। पहली क्लास में थोड़ा बहुत हमने इसका बेसिक धारा घनत्व वगैरह पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अपवाह इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जिस वेग से गति करते हैं उसे ही अपवाह वेग कहते हैं। अब हम उस अपवाह वेग को डी से लिखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी। इसके लिए हम फॉर्मूला डायग्राम करेंगे। इसके लिए सिंपल कोई मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, वायर है कोई, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं। जब इस पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, ई अप्लाई करते हैं, तो इस पर जो बल लगता है वो लगता है F इज इक्वल टू ई और विपरीत दिशा में लगता है इसलिए माइनस ई। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ से इसको अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने का मतलब है वहां वोल्टेज लगा रहे हैं तो वोल्टेज लगा दें, तो ये प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर। अब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की कारण जाते हैं। क्योंकि किसी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर क्यों जाते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो किधर अप्लाई होता है, प्लस से माइनस में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां कोई उसका क्रम नहीं होगा, वहां रैंडम मोशन होगा, वो इस तरह से यादृच्छिक गति करेंगे। इस स्थिति में औसत वेग ही क्या होगा, इसका 0 होगा। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या कंडीशन होगी, इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा और उस विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए अपोजिट साइड में गति करेंगे, इसलिए इसकी ऑटोमेटिक डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर, इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। तो इसके अपवाह वेग की परिभाषा आप लिख लिए कि जब किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से निश्चित वेग से गति करते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला डायग्राम करेंगे। अपवाह वेग Vd का जो मान है वो किस बात पे निर्भर करता है, इतना हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो बराबर Q लगेगा। दूसरा, जैसे से ये इसके नजदीक बढ़ेगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी पॉजिटिव विभव की तरफ, वैसे वैसे इसका वेग भी बढ़ता रहेगा। वेग में परिवर्तन जब होता है तो उसको त्वरण कहते हैं, त्वरण। इसका मतलब इसके अंदर एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न होगा कि, और उसके अनुसार जो है वो इसकी गति में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। अब इसका फॉर्मूला यानी Vd का जो मान है वो क्या होगा, तो सबसे पहले त्वरण निकाले अगर तो बल की परिभाषा सिंपल ले लें कि हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, तो a इज इक्वल टू क्या देगा, F अपॉन m, और F की जो वैल्यू है वो क्या है, e है, माइनस ले सकते हैं चाहे तो इसमें, तो याद आएगा a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन m। ये तो इसके त्वरण का मान आ गया, इसका हम आगे यूज करेंगे। हमें निकालना है वेग। वेग निकालने के लिए क्या करें, सबसे सिंपल परिभाषा ले लें गति की प्रथम समीकरण से। और गति की जो प्रथम समीकरण है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां सारी बातें देख लेते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ये टाइम कौन सा है ये बात करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम है, रेस्ट टाइम कहते हैं इसे। कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो हमें पता है निरंतर टकराते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे से टकराया उसके बाद में जब आगे उसकी दिशा परिवर्तित होगी, आगे अगले इलेक्ट्रॉन से जब टकराया तब तक बीच में वो किसी से नहीं टकराता, उतने टाइम तक वो टक्कर के लिए फ्री रहता है, इसलिए उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इसको टो से लिखते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो दो ये भी कह सकते हैं, 11th में भी आती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत लगातार टक्करों के बीच का समय क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। और u इनिशियल वेलोसिटी है, जब इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया उस समय उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। तो यहाँ सारी बातें लिख देते हैं हम। यहाँ u बराबर तो क्या है,
0 है। v जो है हमें ज्ञात करना है, उसी को हम क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए v को ही हमने सिंबल में दे दिया vd है, ये भी वेग ही है। फिर t जो है वो उसको लिख रहे हैं टो, ये क्या है, ये विश्रांति काल है। इसका ध्यान रखें कि दो टक्करों के बीच में जो समय रहता है उस समय को विश्रांति काल कहते हैं। तो अतः v का जो मान है इस समीकरण से क्या देगा, अतः vd इज इक्वल टू 0 प्लस a की जगह रख दें मान, a का मान माइनस ई अपॉन एम और इनटू में t की जगह क्या रहेगा तो vd की तो फाइनल वैल्यू वो आ गई माइनस ई तो अपॉन एम। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब देखो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, ये जो समीकरण है समीकरण 2 अपवाह वेग को व्यक्त करती है। समीकरण 2 चालकों में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को व्यक्त करती है। यहां से देखें तो अपवाह वेग का जो मान है वो किस किस बात पे निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पे निर्भर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। m क्या है, मास, किसका मास, जो पार्टिकल मूव कर रहा है। कौन सा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ई पे डिपेंड कर रही है और टो पे। अब टो किस पे डिपेंड कर रहा है इसकी बात हम आगे करेंगे कि विश्रांति वाली टेम्परेचर से इफेक्ट करेगा कि ताप बढ़ेगा तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात आप इसे लिख सकते हैं, समीकरण 2 जो है इसका हम परिमाण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या इसे ऐसे लिख सकते हैं vd इज इक्वल टू केवल परिमाण ले लें माइनस ई टो अपॉन एम, क्योंकि इस फॉर्मूले का हम बहुत जगह यूज करेंगे तो आप इसे माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस केवल डायरेक्शन को व्यक्त करता है, इसीलिए आप केवल इस परिमाण का यूज कर सकते हैं जहां भी हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार। तो ये हो गया इसके अपवाह वेग का फॉर्मूला। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, या सबसे पहली बात तो ये पूछ लिया जाता है कि अपवाह वेग क्या है, इसकी परिभाषा जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभार बाई चांस से न्यूमेरिकल या इसका यूज जरूर हम आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे 2-4 उनके अंदर यूज करेंगे तो वहां भी ये चीज काम आएगी, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या करना है, दोबारा देखिए हम इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्पीड चेंज होगी, इस पोटेंशियल के कारण स्पीड चेंज होगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम पहले त्वरण निकाल लें, ठीक है। दूसरा, गति की समीकरण हम इसमें यूज करेंगे, फिर उस गति की समीकरण में जो वैल्यूज है सारी वैल्यूज इसके अनुसार हम ले लें कि वेग हमें ज्ञात करना है, तो वेग को हमने vd लिख दिया, इसलिए v = vd हो गया, u = 0 हो गया, फिर h आ रहा है इसके अंदर, इसीलिए हमने a का मान पहले निकाल लिया। t जो है वो विश्रांति काल है, दो लगातार टक्करों के बीच का समय, जितने समय में टक्कर नहीं होती है इतने समय तक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसलिए उसको रेस्ट टाइम या रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एक परिभाषा है उसकी भी बात कर लेते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी। म्यू से लिखते हैं इसे। गतिशीलता क्या है, नियतांक है जिसको अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ये होता है vd अपॉन t। यहाँ से आप इसे सोल्व कर लें, इसका नया फॉर्मूला आता है कि परिभाषा पूछ ली जाती है इसकी, तो परिभाषा ध्यान रखें। गतिशीलता का मतलब है क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो उनका वेग है, जो गति कर रहे हैं, वो उनकी गति करने की जो मात्रा है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वही गतिशीलता रहती है। तो किस बात पे डिपेंड करती है, अब यहाँ से vd का मान रखें यहाँ, तो देखें क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू ई तो अपॉन एम और डिवाइड में क्या करते हैं ई, तो कैंसिल हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या गया ई तो अपॉन एम। यानी गतिशीलता का मान भी किस पे डिपेंड करता है, विश्रांति काल पे डिपेंड करता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि गतिशीलता जो है वो किसके समानुपाती है, यहाँ से vd के समानुपाती है। तो इसका मतलब जिनके लिए अपवन वेग का मान ज्यादा होगा उन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी ज्यादा है। गतिशीलता का मतलब ये है
वो कितने मोबाइल है, मतलब कितना गति कर सकते हैं। तो वो बात किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी। स्पीड मतलब वेग पे डिपेंड करेगी। वेग ज्यादा है इसका मतलब उनकी गतिशीलता भी ज्यादा है। तो गतिशीलता क्या है, उसकी गति को परिभाषित करने का एक मापक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ऐसे है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अपवाह वेग तो हमने पढ़ लिया, vd की वैल्यू, और अब हम इसका रिलेट करेंगे किसके साथ, विद्युत धारा के साथ, I के साथ रिलेट करेंगे। तो इसको करंट के साथ हमें संबंध बताना है कि करंट का जो मान है वो विद्युत धारा पर इस पे अपवन वेग पर कैसे निर्भर करता है। फिर वही बात हम लेकर चल रहे हैं इसके अंदर कि हमने एज्यूम कर लिया कि ये कोई चालक है, ये इसकी लंबाई है L, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। अब इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो मान लेते हैं n, और घनत्व क्या होगा, यहाँ घनत्व क्या होगा, यहाँ घनत्व का मतलब है कि इकाई भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इकाई भाग का मतलब है इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई भी चालक या कंडक्टर है तो कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, कोई भी तार अगर हम देखें तो बिल्कुल हमें सिलेंड्रिकल बेलनाकार दिखाई देगा। बेलनाकार तार के अंदर दो चीजें होती हैं, एक उसकी लंबाई होती है और एक उसका अनुप्रस्थ काट। यानी उस तार को कहीं से भी, अनुप्रस्थ काट इसलिए कहते हैं इसे, इसको आप लंबवत कहीं से भी काट दें तो आगे का पार्ट वो का वही निकलेगा। यहाँ से काट देंगे तो आगे का पार्ट उतना ही निकलेगा, आगे से इससे आगे काट देंगे तो भी उतना पार्ट जो वो सेम वैसे का वैसे चलेगा। तो इसके अंदर दो बातें हो गई, एक तो अनुप्रस्थ काट। अब ये नॉर्मली ये जो वैल्यू है वैसे अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो पाई आर स्क्वायर होती है। ये वृत्ताकार भाग होता है वो इस तरह से जैसे मार्कर का वैसे वायर का होता है, तो इसलिए ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और ये बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका तो हो गया ऊपरी भाग का पाई आर स्क्वायर, और इसकी लंबाई होगी L। तो बेलन का जो आयतन है वो इसी से बढ़ता है, पाई आर स्क्वायर h लेते हैं बेलन का आयतन, तो वो पाई आर स्क्वायर तो क्या होता है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का h उसकी ऊंचाई। यहाँ हमने इसको ऐसे लिख दिया, लंबाई लेते हैं, तार की ऊंचाई नहीं कहते कभी भी, या वैसे ऊंचाई पे भी लेता हूं तार को गिनना भी, लेकिन नॉर्मली वर्ड जो अपन क्या यूज करते हैं, लंबाई। इसलिए ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर L। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे बार बार, हम इसको एरिया से ही लिखेंगे A इंटू 10। एक बात तो इसका मतलब A इंटू L जो है वो इसका कंप्लीट आयतन है। इस पूरे आयतन में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो, अगर हम इस तार का इतना सा टुकड़ा देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, तार ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा है। इसीलिए जो N जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तार में यानी पूरे आयतन में है, तो इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो n है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व भी कह सकते हैं इसमें। अब देखो क्या क्या बातें लेकर चल रहे हैं। हमने लिया है कि इस चालक की जो लंबाई है वो L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसके अंदर जो घनत्व है इलेक्ट्रॉन घनत्व वो n है। तो चालक का आयतन क्या होगा, चालक का आयतन ये हो जाएगा A इंटू L। बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक दो स्टेप ज्यादा होंगे लेकिन इजी वे में हमें पता चल जाएगा कैसे हमने सोल्व किया। अब देखो हमें विद्युत धारा से संबंध निकालना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है सभी टॉपिक्स में कि हमें क्या सोल्व करना है, फिर उस सोल्व करने का जो मेथड है किस तरीके से किस वे से होते हुए वहां तक पहुंचे। उसके लिए धारा की सबसे सिंपल परिभाषा है वो I इज इक्वल टू Q बाय T। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, प्रेशर दृष्टि पे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास Q का मान आ जाए और T का मान आ जाए, दोनों मान रख दें, I तो है किसकी फॉर्म में, अपवाह वेग VD की फॉर्म में रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसलिए ये बदलने के लिए Q का देखो Q से क्या आया, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। N का मतलब यहाँ होता है कुल इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश। और कुल आवेश कैसे आते हैं, इकाई आयतन में जो आवेश है उनको क्या करो, कुल आयतन से गुणा कर दो, तो कुल आयतन तो इतना हो गया, और इकाई आयतन में कितने आवेश हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी NaL, यानी इसको किससे गुणा कर देंगे, n से गुणा कर देंगे इस तरह से। तो और फिर उसको किससे,
ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आवेश आ जाएगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन का तो 1.7 और -19 है, हम वो संख्या नहीं लिखेंगे, हम उसे ई लिखेंगे, और 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ जो ए एन और एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ए जो आएगा वो संख्या आएगी, और ई से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बराबर एन ई से आवेश आ जाएगा। तो पहले आवेश निकाल लें, फिर समय निकाल लें, और फिर दोनों का भाग दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से ये तो आगे चालक का आयतन। अब चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। अब ले आगे चालक में कुल इलेक्ट्रॉन, गुणा कर दें, ये इकाई आयतन में कुल आयतन कितना है, NaL, और कुल इलेक्ट्रॉन अलग बात है, कुल आवेश अलग बात है, ठीक है। कुल इलेक्ट्रॉन का मतलब तो होगी संख्या n हो गई, इस n का मतलब ये है यहाँ NaL, ठीक है। तो यहाँ कुल आवेश किससे निकाला, Q बराबर Ne से निकाला हमने, तो Q बराबर आ जाएगा, n की जगह तो कंप्लीट वैल्यू है NaL, ये तो संख्या हो गई, और इसको E से मल्टीप्लाई करते हैं समीकरण नंबर में 1, ये तो हो गया आवेश। एक बात, दूसरी बात और निकालने हैं इसमें, और वो क्या है, समय। समय की सबसे सिंपल परिभाषा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय t बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। अब देखो ये किसके लिए दूरी और किसके लिए समय, इलेक्ट्रॉनों के लिए समय। कौन सा समय, चालक में गति करने में लगने वाला समय। तो चालक में कितना समय लगेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। तो चालक में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, जितनी उस तार की लंबाई है उतनी तय करेगा, जितनी तार लंबी है उतनी तार में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके बाहर तो जाने से रहा, इसलिए ये तो क्या हो गई इसकी लंबाई। और चाल कौन सी है, क्योंकि कब करंट कब आएगा, जब उसे हम सर्किट में लगाएंगे और जो कनेक्टिविटी करेंगे उसकी, यानी उसको बैटरी से जोड़ेंगे या मीटर से कनेक्ट करेंगे, उसमें वोल्टेज आएगा तभी उसमें करंट प्रवाहित होगा। ऐसा नहीं बंडल लाके रखते हैं हम टेबल पे तो उसमें करंट आ जाए, तो उसके लिए क्या है, तो उस समय जब विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई कर दिया है उस समय चाल कौन सी है, अपवन चाल है, अपवन वेग है, Vd है। तो इसका मतलब चाल क्या रहेगी, उसमें Vd रहेगी। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब आप सिंपल सी परिभाषा यूज कर लो, विद्युत धारा की परिभाषा से I is equal to Q by 3। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, Q और T की वैल्यू पुट करते हैं। I is equal to Q की जगह रख दें NaL into E, और T की जगह रख दें Q by T है, T की जगह रख दें L by Vd। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, Vd ऊपर चला गया, तो I is equal to आ गया NaeVd। फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, प्रूफ करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, और इसका हम आगे डायरेक्ट भी यूज करेंगे। इसलिए जो फॉर्मूले हम प्रूफ कर लेते हैं, आगे के जो टॉपिक्स होते हैं उनके अंदर उनका क्या डायरेक्ट यूज किया जाता है, यानी कहीं पर अब आगे हम कुछ रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां हम ये नहीं कि इसको दोबारा प्रूफ करने बैठेंगे, वहां हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ये तो आ गया I is equal to NaeVd। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है कि विद्युत धारा का मान अपवन वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो विद्युत धारा का मान अपवन वेग के समानुपाती होता है। n क्या है, घनत्व है। घनत्व क्या होगा, कोई भी चालक अगर ले लिया, तार ले ली, तो उसके लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा। बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें चेंज नहीं होगी। वो कब चेंज होगी, जब मीडियम ही चेंज हो जाएगा, तार जिसका बना है वो पदार्थ ही चेंज हो जाएगा। चांदी की जगह अगर मान लो लोहे का या
मान लीजिए कॉपर का, ये इस तरह से तार ले लें तो फिर उसके अंदर एक घनत्व चेंज होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन है, तार की मोटाई चेंज नहीं होगी अपने आप, ठीक है। लेकिन क्या चेंज हो सकता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, अगर वोल्टेज चेंज करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब करंट का मान किस पे डिपेंड करेगा, Vd पे डिपेंड करेगा। कहते हैं विद्युत धारा का मान क्या है, इसका रिजल्ट क्या हुआ, कहते हैं विद्युत धारा का मान अपवहन वेग के समानुपाती होता है। अब देखो इसके अंदर एक बात और पूछ ली जाती है, और वो बात क्या है कि इसमें लिखा है अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में चेंज क्या किया जा सकते हैं, विद्युत धारा की जगह कर दें कि अपवन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध प्राप्त कीजिए। तो ये भी धारा घनत्व तो हमने उसके साथ तो वो रिलेशन पढ़ा ही है। थोड़ा बहुत ऐसा चेंज जो है वो जो हम कुछ चीजें नहीं भी पढ़ते तो भी वो अपने स्तर पर चेंज की जा सकती है। रिलेशन में खासकर ऐसी बात आ गई कि इसका इसके साथ संबंध याद कीजिए, तो जो वैल्यूज हमने पढ़ी है पूछा उन्हीं में से जाएगा। अपवन वेग है तो आपको पता होना चाहिए अपवन वेग के लिए फॉर्मूला E/I है, तो I के लिए अपवन वेग का संबंध ये है। तो इनको भी आप एक दो टॉपिक और भी हम इसमें पढ़े, इनको भी आपस में क्या किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। तो क्या करना होगा है, जिनमें भी रिलेशन कहा गया है अलग अलग उनके बारे में हमें पता होगा। जैसे अपवन वेग है तो अलग से हमें पता है E/M होता है, I है तो I का हमें पता Q/T होता है। I के लिए अगर अपवन वेग के रूप में देखें तो I NAE/VD होता है। तो आप किसी भी चीज में रिलेट करना है तो एक वैल्यू का जो एक फॉर्मूला उससे वैल्यू दूसरे में पुट करनी है, इस तरह से कि जिनमें रिलेशन का आ गया वो दोनों एक के अंदर ही आ जाए। इसलिए थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है वो ऐसा भी हो सकता है जो मान लो हमने नोट्स में नहीं लिखा है या नहीं पढ़ा है, तो उनमें से भी संबंधित बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे हमारे सिलेबस में इतना ही दे रखा है टॉपिक जो है वो अपवन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अपवन वेग और धारा घनत्व में संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये टॉपिक तो है ही नहीं अपने सिलेबस में, नहीं ये सब कुछ सिलेबस के अंदर ही होगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ से जब इस समीकरण तक पहुंचेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि अब आपको किससे रिलेट करवा रहा है, धारा घनत्व से। तो अब धारा घनत्व की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए कि धारा घनत्व होता क्या है। अगर वो बात हमारे माइंड में है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। G क्या होता है, I/A। अब इसके अंदर देखिए I भी है A भी है, क्या करना है, दोनों को एक जगह पहुंचाना है। तो ये वैल्यू इधर आ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चली जाएगी, हो गया रिलेशन, वो का वही रिलेशन आ जाएगा। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 2 से लिखा जा सकता है I/A A इधर आ गया तो क्या बचा NEBD, और ये किसके बराबर हो गया, J के बराबर हो गया। तो J NEBD। अब दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर कि धारा घनत्व का मान अपवन वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है। छोटे जो क्वेश्चन है इसके अंदर इस तरह के ही आएंगे, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, जिनमें आपको एक लैंग्वेज लिखी मिलेगी, उसके आधार पे हमें सोच के और उसके में जो पढ़ा हमने उसके बारे में डिस्कस में आंसर देना है। नहीं कि ऐसे लिख दिया कि ये का मान है, ये का मान है, VD का मान गुणा कर दो, उत्तर निकालो, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन इसके अंदर कंसेप्ट बेस्ड आएंगे, जैसे अभी इसमें बात की है कि धारा घनत्व का मान अपवन वेग पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो अगर हमें ये रिलेशन नहीं पता तो हम इसका रिजल्ट नहीं बता सकते। रिलेशन पता है तो हम इससे बता सकते हैं कि J का जो मान है वो भी किसके समानुपाती है, VD के। अतः धारा विद्युत धारा का मान भी समानुपाती होता है अपवन वेग के, और धारा घनत्व का जो मान है वो भी क्या होगा, अपवन वेग के समानुपाती होता है। ये जो मान है वो धारा घनत्व के रूप में विद्युत धारा और अपवन वेग दोनों आ गए। और आगे इसकी जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट 3 में आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से देखो छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर, कोई ज्यादा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हमने कैलकुलेशन यूज नहीं की है। सिंपल बात है, आयतन घनत्व वगैरह ये सब हमें पता है। समय दूरी चाल के फॉर्मूले के अक्षर 6-7 से याद आते हैं।
वो हमें पता है, केवल हमें इनको क्या करना है, रिलेट करना है। इसलिए ज्यादा बड़े डेरिवेशन नहीं है यहाँ अपने पास, बिल्कुल सिंपल सिंपल कंसेप्ट ज्यादा है। तो कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो कंफर्म वो आपको ध्यान दे जाएंगे। थोड़ा कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें, रिवाइज जरूर कर लें, और थोड़ा रफ कॉपी में आप बिना देखे कुछ भी पहले पढ़ लें, उसे समझ लें, और फिर उसके बाद बिना देखे एक दो बार जरूर लिख के देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। जिन भी विद्यार्थियों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि क्योंकि टाइमिंग आज को थोड़ा अस्त व्यस्त सा चल रहा है, और आगे अगले लगभग एक हफ्ते तक ऐसे अस्त व्यस्त रहेगा। तो कब अपलोड होगी वीडियो उसका कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है, तो जैसे अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आपको समय हो, जब भी आप फ्री हो, जब भी आपका मन करे, तब आप उसे देख लें और पढ़ लें। बाकी जो रिटर्न नोट्स है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो फिर आप बाद में अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।